दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी पीले गुलाब। जब आप एक जमाने के बाद किसी शहर में लौटते हैं और उसके बदल चुके चेहरे को देखते हैं तो शहर का हर हिस्सा आपको एक सुनी सुनी सी कहानी सुनाता है। मैं भी आज पूरे 7 साल बाद शिमला लौटा हूं। मौसम खूबसूरत है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, इसीलिए मॉल रोड पे थोड़ी ठंड बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ सड़क के दोनों तरफ सजी चाय की टपरियाँ और मोमोज के ठेले, जिन पर बहुत भीड़ है। पहले इतनी भीड़ कहाँ होती थी। काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ। ये वही शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बचपन के पहले साथी मिले, जहाँ पहली बार होश संभाला और होश खोया भी। नौकरी के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट होने के बाद 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में हर रोज हमारे साथ कितना कुछ होता है, लेकिन अजीब बात है ना कि फिर भी हमारे पास बताने को कुछ नहीं होता। जैसे आज मेरे पास भी इस शहर को बताने के लिए कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके कि जितना ये शहर बदला है उतना मैं भी बदल गया हूँ। वो वहाँ जो एक दुकान है ना, फूलों की दुकान, वो जहाँ बल्ब की रोशनी है, ऊपर एक जंग लगा बोर्ड है, लिखा है ओम फ्लोरिस्ट। कमाल की बात है, ये दुकान अब भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं देख रहा हूँ कि ग्लैडियोलस, लिली और ट्यूलिप के फूलों के गुलदस्तों से सजी दुकान के बाहर अब भी एक छोटी सी टिन शेड है और उससे लटकते होल्डर पर बल्ब लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसी पहले थी। शायद ये शहर की इकलौती वो जगह है जिसे वक्त बदल नहीं पाया। यही तो वो दुकान थी जहां से कभी मैं हर रोज पीले गुलाब ले जाया करता था, विशाखा के लिए। विशाखा कौन? उन्हीं किस्सों में से एक जो इस शहर ने मुझको दिए। यहीं उसे पहली बार देखा था, यहीं मुझे उससे प्यार हुआ था। फूलों की ये दुकान मुझे अतीत में खींचती चली जा रही है और मुझे याद आ रही है वो सुबह जब पहली बार विशाखा को देखा था। उस सुबह बहुत ठंड थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी काउंसलिंग थी। मैंने मरून रंग का गोल गले का स्वेटर पहना था। कॉलेज के उस रूम के बाहर जिसमें काउंसलिंग चल रही थी, मैं और कुछ दूसरे स्टूडेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर बदहवासी थी, लेकिन इसी भीड़ में एक लड़की थी जो खामोश बैठी थी। पीले कार्डिगन पहने उस लड़की के चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वो आराम से एक किनारे कुर्सी पर बैठी अपनी डायरी के पिछले पन्नों पर कुछ लिख रही थी। कुछ था उसमें जो उसे वहां मौजूद हम सब से कुछ अलग बना रहा था। विशाखा सोमवंशी। काउंसलिंग रूम से आवाज गूंजी और वो कुर्सी से उठकर अंदर चली गई। विशाखा को उस एक पल में देखकर मैंने तय कर लिया था कि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाऊंगा। विशाखा से दोस्ती इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी लग रही थी। वो शायद उन लोगों में से थी जो खुलने में थोड़ा वक्त जरूर लगाते हैं, लेकिन एक बार खुल जाएं तो महफिलों की रौनक बन जाते हैं। मेरी और विशाखा की जान पहचान एक ग्रुप मेंबर के तौर पर तो पहले ही हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त भी हो गए। फिर हम अक्सर कैंटीन में नूडल्स खाते हुए पुराने गाने गाते। हम चुन चुन कर ऐसे पुराने गाने गाते जिनको सुनकर हमारे दोस्त लोटपोट हो जाते थे। खास तौर पर जब हम रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया गाते थे तो कैंटीन वाले खान चाचा भी मुस्कुराने लगते थे। एक रोज यूं ही कैंपस में घूमते हुए मैंने विशाखा से पूछा, यार ये पीले रंग का क्या चक्कर है? बैग पीला, रुमाल पीला, पेन पीला, क्यों? वो बोली, पसंद है मुझको, दोस्ती का रंग है, अच्छा लगता है बस। मैंने उसको कोहनी मारते हुए कहा, तो अब कैंटीन में गाना पीले पीले अंबर पर चांद जब आए, यही गाएंगे ना? कहते हुए जब मैं हंसने लगा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बैड जोक नंबर 44। विशाखा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उन दिनों मैं भी आज की तरह बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग नहीं था। शायद इसीलिए हम दोनों कम वक्त में ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। शायद दोस्त होते होते दोस्त से कुछ ज्यादा हो गए थे। धीरे धीरे ये रहा सहा फासला और कम होता गया। अब हमारे दोस्त भी हमको मजाक में कपल कपल कहकर चिढ़ाने लगे। विशाखा इस बात का कभी बुरा नहीं मानती थी, हालांकि मैं शर्माने का बहाना जरूर करता था ताकि दोस्त और चिढ़ाएं।
वक्त की खासियत यह है कि अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। कॉलेज के 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और इन 3 सालों में हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि साथ जीने मरने का इरादा कर लिया था। शिमला में ही हम दोनों की नौकरी भी लग गई थी। अक्सर वीकेंड पर हम कभी जाखू हिल, कभी एनाडेल और कभी तारा देवी मंदिर में मुलाकात करते। हमारा ज्यादातर वक्त हंसने में ही गुजर जाता था। मुझे याद है वो वैलेंटाइंस डे की दोपहर थी। मैंने उसे शिमला स्टेट म्यूजियम के सामने मिलने को कहा था। मैं उस रोज उसी का गिफ्ट किया हुआ धारीदार मफलर पहन के आया था। वो आई तो मैंने उसकी तरफ पीले गुलाब बढ़ाते हुए पूछा था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे विशाखा, शादी करोगी मुझसे? शक्ल देखी अपनी आईने में? वो इतरा के बोली तो मैंने पूछा था, क्यों, अच्छी शक्ल वाले से नहीं करोगी? फिर हम दोनों खूब हंसे थे देर तक। सूरज सामने के पहाड़ पर चमक रहा था और हम जिंदगी के एक ऐसे सफर के लिए हाथ थाम रहे थे जो उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। जिंदगी में जिस वक्त हम एक लड़ाई जीत रहे होते हैं, ठीक उसी पल में कई लड़ाइयां हार भी रहे होते हैं। हमारी शादी 27 सितंबर को हुई थी। तब हम नहीं जानते थे कि जिंदगी हमारे सामने कई नई चुनौतियां पेश करने वाली थी। बाबूजी और माँ को विशाखा और उसका परिवार कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन वो प्यार का मतलब समझते थे। माँ बाबूजी ने अपने जमाने में लव मैरिज की थी। माँ जिस कॉलेज में टीचर थी, बाबूजी वहीं अकाउंटेंट थे। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की घोषणा ने हमेशा के लिए हमें एक रिश्ते में बांध दिया। हम खुश थे। उन दिनों तो लगता था जैसे दूर तक फैली वादियां और नजर की हद तक फैला आसमान भी हमारी खुशी में शामिल है। हम साथ साथ कई शहर घूमे, एक दूसरे से रूठते, मनाते, लड़ते, झगड़ते और एक दूसरे को जी भर चिढ़ाते भी थे। मैं रूठ जाता तो वो अजीबो गरीब गाने गाकर मना लेती थी, और वो रूठ जाती थी तो मैं उसको पीले गुलाब देकर खुश कर लेता था। हम पति पत्नी कम, दोस्त ज्यादा थे। लेकिन वो मसरूफियत थी या वक्त का अपना फैसला, आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच कुछ बदलना शुरू हो गया था। शादी के तीसरे महीने ही विशाखा की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई थी। अब वो असिस्टेंट मैनेजर हो गई थी। जाहिर है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक काम में डुबो लिया था। विशाखा के ऑफिस में एनुअल कॉन्क्लेव होने वाला था। वो दिन रात काम में लगी रहती। मेरे सोकर उठने से पहले चली जाती थी और मेरे ऑफिस के लौटने से काफी देर बाद लौटती थी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? फोन तो कर दिया करो भाई। एक बार जब विशाखा देर से लौटी तो मैंने दरवाजा खोलते ही झुंझला कर कहा। विशाखा को मेरा ये बर्ताव बुरा लगा था। कुछ रोज के लिए हमारी बातचीत भी बंद हो गई। हम अजनबी से दोस्त हुए थे, दोस्त से प्रेमी प्रेमिका और प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी। ये वही क्रम था जिसमें दुनिया के बहुत सारे लोग रिश्तों के पायदान चढ़ते हैं, लेकिन सीढ़ी के अगले पायदान पर पैर रखते हुए पिछला तो छूट ही जाता है ना। मैं और विशाखा जब दोस्त हुए तो अजनबी नहीं रहे, फिर प्रेमी प्रेमिका बने तो दोस्त नहीं रहे, और फिर जब पति पत्नी बने तो प्रेमी प्रेमिका भी नहीं रह सके। आई एम सॉरी विशाखा। मैंने उसको मैसेज किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। नाराजगी थी भी, नाराजगी खत्म भी करना चाहता था। वो लौटी तो मैंने उसकी तरफ एक गुलदस्ता बढ़ा दिया, लेकिन अब मैं उस पर अपना हक जताना चाहता था। दोस्त से ज्यादा पति होना चाहता था। इस बार गुलदस्ते में गुलाबों का रंग लाल था। विशाखा और मेरा रिश्ता हर रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। हम हर रोज पति पत्नी के तौर पर ज्यादा परिपक्व हो रहे थे, लेकिन दोस्त के तौर पर एक दूसरे से दूर हो रहे थे। अब जब हम साथ होते तो भी हमारी बातें संजीदा होने लगीं। वो बेवजह की बातें, वो शरारतें कहीं गुम हो गई थीं जैसे, और उनकी जगह लॉन्ड्री के बिल, राशन की लिस्ट और दूसरी जरूरी बातों ने ले ली थी। डिनर की टेबल पर खामोशी से खाना खाते हुए मैं अक्सर उसको देखता और सोचता कि ये वही पीले बैग वाली लड़की है जिसे कभी मैं बिना किसी टॉपिक के घंटों बात कर सकता था। कैसी चल रही तुम्हारी जॉब?
उसने सलाद की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बेफिक्री से पूछा तो मैंने प्लेट लेते हुए अनमने ढंग से कहा, ठीक चल रही है। और तुम आए? वो बोली, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है बस। ओ हाँ यार, हो सकता है मुझे अगले हफ्ते चेन्नई जाना पड़े, सेमिनार है। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और नज़र प्लेट पर ही गड़ाए रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगले हफ्ते वो शहर में नहीं होगी, क्योंकि 5 तारीख को मेरी सालगिरह थी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैं सोचता रहा कि लोगों के बदलने के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन जिस रफ्तार से विशाखा बदली थी ऐसी तो कोई मिसाल ही नहीं थी। कहाँ तो पहले वो मेरे बर्थडे के 1 हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती थी, गिफ्ट्स भेजती थी, गाने रिकॉर्ड करके भेजती थी और भी न जाने क्या क्या करती थी, मुझे स्पेशल महसूस करवाती थी। और कहाँ ये वक्त है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी उस हफ्ते। मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह का कोई शौक नहीं था, लेकिन विशाखा के बदलते हुए बर्ताव का अफसोस था। इसके अलावा भी छोटी छोटी बातें हर रोज मेरे मन के भीतर बैठती जा रही थीं। एक रोज दफ्तर में मुझे बुखार सा महसूस हुआ, ठंड भी लग रही थी। मैं कैब पकड़कर घर आ गया। मन किया कि फोन करके विशाखा को बता दूं कि वो जल्दी आ जाए, लेकिन न जाने क्यों हाथ रुक गए। सोचा वो खुद ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात 9:30 बजे उसका मैसेज आया कि वो आज लेट हो जाएगी। उस रात मैंने जितना अकेलापन महसूस किया था शायद पहले कभी नहीं किया। मेरे मन में विशाखा के लिए उस पल सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। मुझे माँ याद आ रही थी। मैं सहारे से उठा, एक कागज पर विशाखा के लिए मैसेज लिखकर टेबल पर छोड़ा और उसी हालत में कांपते हुए कार ड्राइव करते हुए माँ बाबूजी के पास चल दिया। उसी लम्हे में यह तय हो गया था कि न विशाखा को मेरी जरूरत है न मुझे विशाखा की। दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं माँ बाबूजी के पास आ गया। मैंने उनको कह दिया कि विशाखा बिजी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चला आया। उन्होंने शायद यकीन भी कर लिया। फोन पर विशाखा की 18 मिस्ड कॉल और कुछ मैसेज थे जिनमें वो सॉरी कहते हुए वापस बुला रही थी। मेरी आंखों के सामने वो दौर घूमने लगा जब मैं और विशाखा बेताब सड़कों पर बेपरवाह घूमते थे। कौन जानता था कि ये सफर इतना मुख्तसर होगा। शाम के वक्त मैं बालकनी पर खड़ा गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को देखते हुए पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। मैंने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। माँ थी। क्या बात है, क्या हुआ, मुझे बताओ तो। उन्होंने कहा तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, होना क्या है, आप लोगों की याद आई तो। वो मुस्कुराई और बोली, तुम बोलो ना बोलो, तुम्हारी शक्ल बोल रही है, कुछ गड़बड़ है, अरे बताओ तो। उन्होंने कहा तो मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे। शुरू से लेकर अब तक मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मुझे हैरानी थी कि मेरी बात खत्म होने के बाद भी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। बोली, बस इतनी सी बात। वो मुझे पास रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, भाई प्यार को लेकर तुम्हारी जनरेशन में ना बड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली तुम लोग प्यार करना फिल्मों से सीखते हो, जहां हर दृश्य में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। शायद इसीलिए तुम लोग सोचते हो कि प्यार तभी है जब कुछ हो। मैं गौर से माँ की आंखों में देख रहा था। लेकिन बेटा, असल जिंदगी में प्यार तब भी होता है जब 2 लोग एक कमरे में अपना अपना काम करते हुए खामोशी से घंटे बिता देते हैं। इस नजरिए से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। माँ ने मुझे समझाया कि वक्त के साथ दुनिया की हर चीज बदलती है, प्यार जताने का तरीका भी बदलता है, हमारा बर्ताव, हमारी बातें सब बदलता है। मुमकिन है कि हम प्यार जताने में झिझकने भी लगते हैं, लेकिन वहां प्यार कम नहीं होता। तब प्यार में शोर नहीं होता, लेकिन गहराई होती है। उस पूरी रात माँ का हर लफ्ज मेरे जहन में हथौड़े की तरह बजता रहा। अगली सुबह मैंने आंगन में चारपाई पर बैठे माँ बाबूजी को देखा। माँ अखबार पढ़ रही थीं, बाबूजी मटर छील रहे थे। उनके बीच कोई संवाद नहीं था, लेकिन प्यार था, वही प्यार जिसके बाद उन्होंने शादी की थी। मुझे एहसास हुआ कि वो हमेशा से तो ऐसे नहीं रहे होंगे। वो तो कभी हंसते खिलखिलाते होंगे, शरारतें करते होंगे, पर अब उनके प्यार का रूप बदल गया है। पर
प्यार तो अब भी है ना? अब मुझे समझ आने लगा था कि मेरे और विशाखा के बीच का फासला इसलिए था क्योंकि हमारी दोस्ती कमजोर हो गई थी। मैं पति बनकर सोचने लगा था। पहले अगर वो देर से आती तो मैं फिक्रमंद होता, नाराज नहीं। वो मेहनत करती तो मैं सहारा देता, ताने नहीं। मेरी आंखों के किनारे गीले होने लगे। माँ मैं जा रहा हूँ, आता हूँ अगले हफ्ते, मैंने कहा तो माँ बाबूजी मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि मुझे बात समझ में आ गई है। रास्ते में मैं विशाखा के लिए अपने बर्ताव पर खूब रोया। गाड़ी के बंद शीशों में खुद पर चीखा भी। हालांकि जानता था कि वो चेन्नई जा चुकी होगी, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। मैं लैंडलाइन से उसको फोन करके कहना चाहता था, मैं घर आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दो। अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला नहीं था। अंदर गया तो विशाखा वहीं थी। आंसुओं से भरी हैरान आंखों से उसने मुझे देखा और इससे पहले वो कुछ कहती मैंने कहा, आई एम सॉरी विशाखा। हम गले लगकर खूब रोए, इतना रोए कि आंसुओं में सारी गलत फहमियां धुल गईं। हैरानी की बात थी, जो शिकायत मेरी थी वही उसके मन में भी थी। मुझे उसी वक्त पता चला कि विशाखा चेन्नई वेन्नई नहीं जाने वाली थी। वो तो सिर्फ मुझको सरप्राइज देने के लिए बहाना बना रही थी। जितनी शिद्दत से उस दिन हम एक दूसरे के गले लगे, पहले कभी नहीं लगे थे। हमारी धड़कनें एक दूसरे के सीने में समाने लगीं। मैंने वादा किया कि अच्छा पति बनूं या ना बनूं, अच्छा दोस्त हमेशा बना रहूंगा। उसी शाम मैं और विशाखा इसी मॉल रोड के किनारे ऐसी ही एक छोटी सी दुकान पर मोमोज खा रहे थे। विशाखा के हाथ में एक गुलदस्ता था जो मैंने उसे मुद्दतों बाद दिया था, इस बार दोस्ती के नाम पर, इसलिए गुलदस्ते में पीले गुलाब महक रहे थे। उस दिन के बाद से अगले कई सालों तक मैं विशाखा को तकरीबन हर खास मौके पर इसी दुकान से पीले गुलाबों का गुलदस्ता गिफ्ट करता रहा। वो भी अजीब थी। दुनिया का कीमती से कीमती गिफ्ट उसकी आंखों में वो चमक नहीं ला पाता था जो पीले गुलाब ले आते थे। कई साल शिमला में बिताने के बाद हम दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। हालांकि पीले गुलाबों के लिए विशाखा की दीवानगी अब भी वैसी ही है। हाँ, ये सही है कि अब हम टेबल बजाते हुए रमैया वस्तावैया नहीं गाते, पागलों की तरह हंसते नहीं हैं, लेकिन प्यार उतना ही करते हैं एक दूसरे से अब भी। अरे देखिए, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। इससे पहले कि दुकान बंद हो जाए, मैं विशाखा के लिए गुलदस्ता ले लेता हूँ पीले गुलाबों का। मेरी कहानी बस इतनी ही थी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।